हेलो फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिट्स एंड मेजरमेंट कर लिया है, मोशन कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्क एंड पावर। ठीक है, कार्य और शक्ति की क्लास आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को आसानी से आप लोगों तक पहुँचते रहे जब भी अपलोड हो। बाकी बच्चों, आज हम लोगों ने वर्क के बारे में बात करने की कही है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने वर्क और पावर के बारे में कुछ हद तक काफ़ी कुछ यूनिट्स और मेजरमेंट में पढ़ लिया है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और मेरे साथ जो लोग नए हैं वो आज के स्टार्ट कीजिए और जो लोग नए नहीं हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं, उनका आज रिवीजन होता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क एंड पावर। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग आज बात करेंगे अभी वर्क का। वर्क एंड पावर, वर्क एंड पावर। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर्स करते रहिए आप लोग कि वर्क क्या है और पावर क्या है। इसकी डेफिनेशन ही एटलीस्ट आप लोग हमें बता दीजिए। कार्य, कार्य और शक्ति, कार्य और शक्ति। ठीक है, चलिए बताइए भैया वर्क क्या होता है। वर्क के बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ रखी है। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कि वर्क क्या होता है, हमारा कार्य क्या होता है। जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है भाई फटाफट मेरे को बताओ कि जो हमारा कार्य होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो बच्चों, जब हम यूनिट्स और मेजरमेंट पढ़ रहे थे तो डायमेंशन के टाइम पे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्क क्या होता है। लेकिन आज हम वर्क के बारे में थोड़ी सी जो है कि थॉरली और काफ़ी अंदर तक बातें करेंगे कि क्या है वर्क, बेसिकली हम कहते किसको है। जब हम बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि वर्क की डेफिनेशन क्या होती है बेटा। जब हम किसी चीज़ पे, मान लीजिए कहीं पे भी हम जब फोर्स को अप्लाई करते हैं और उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, उसमें जो भी बॉडी है, बॉक्स है, जिस पे भी आप फोर्स लगा रहे हो, अगर वो मूव कर जाती है तो वो हमारी क्या कहलाती है बच्चों। तो हम कहेंगे कि भाई हमने काम किया है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे सपोज करिए, अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ कि ये यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, एक बॉक्स रखा है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या किया, सपोज करिए राम आया। ठीक है, राम आया और इसने इस पर क्या लगा दिया, फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों, हमने बताया था न्यूटन। सपोज करिए 10 न्यूटन का इस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, अब इसने इस पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन। ठीक है, लेकिन ये बॉक्स क्या है, इतना ज़्यादा हैवी है कि जो ये 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इससे ये बॉक्स जो है कि हिल ही नहीं रहा है। तो क्या मैं ये कहूँगी कि भाई ये काम हो रहा है, क्या ये हमारा वर्क हुआ, ये हमारा कार्य हुआ? तो बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि जब तक हम फोर्स लगाते हैं और इस बॉक्स में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, मतलब कि जब तक ये बॉक्स थोड़ा सा भी मोशन नहीं करता है तो वो कार्य नहीं होता है। ठीक है, अगर ये बॉक्स बेटा यहाँ से खिसक करके कुछ दूरी तक जाता है, थोड़ी सी उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या कहा था कि हम इसको एस से भी डिनोट करते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम इस बॉक्स पे फोर्स लगाते हैं और इस फोर्स की वजह से ये बॉक्स जो है थोड़ा सा मूवमेंट कर जाता है तो हम फटाक से क्या कहेंगे कि भाई हमारा कार्य जो है वो क्या हो गया। ठीक है, वर्क डन हो गया, मतलब इस पे कार्य हो गया। लेकिन अगर ये बॉक्स बेटा मूव नहीं करता है, आप चाहे घंटों घंटे फोर्स लगाते रहिए, आप वर्क नहीं करते हैं। ये फिजिक्स कहती है। इसके बारे में आगे भी जब हम पढ़ेंगे कि हम क्या देखेंगे कि वर्क कब नहीं होता है। जब भी हम बहुत मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी फिजिक्स कहती है कि हमने काम नहीं किया है। बाकी बच्चों, अभी मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि जिन लोगों ने भी वीडियो को शेयर नहीं किया है वो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। चलिए, अब यहाँ पे हमने बात करी कि जो वर्क की हमारी बेटा डेफिनेशन है, डेफिनेशन में हमने बात करी कि क्या होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी वस्तु पे जब फोर्स लगाते हैं, जब उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि भाई वहाँ पे हमारा वर्क डन हो गया। चलिए, अब बताइए कि वर्क की जो है यूनिट क्या होती है। हम लोगों ने पहले भी यूनिट्स और मेजरमेंट में कर रखा है कि जो वर्क होता है इसकी जो है कि हमारी जो यूनिट होती है वो क्या होती है। बेटा एक चीज़ हम लोगों ने और पढ़ी थी कि हमारा जब हम
यूनिट्स मेजरमेंट की स्टार्टिंग में कर रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था, एक होता है MKS यूनिट, एक होती है हमारी CGS यूनिट। आई बात समझ में? चलिए फटाफट मुझे आप लोग बताइए कि जो हमारा वर्क होता है इसकी MKS यूनिट क्या होती है, और जो हमारा वर्क होता है, जो हमारा कार्य होता है, इसकी CGS यूनिट क्या होती है। फिर बच्चों हम लोग आगे बात करेंगे इसके फॉर्मूले और इसके बारे में डिटेल, ठीक है। तो चलिए MKS में फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करते रहिए। और एक चीज़ बच्चों और मेरी बात सुनिए, जब भी आप लोग फिजिक्स की क्लास पढ़ते हैं कॉपी पेन लेकर के बैठिए। दूसरी बात, अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में आप लोग करते रहा करिए, ठीक है, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। आई बात समझ में? चलिए MKS में बताइए, हम लोगों ने जब वहाँ पर बात करी थी, जो बच्चे पहले पढ़ के आए हैं उनको पता होगा कि MKS में जो हमारा वर्क होता है बेटा, इसकी जो यूनिट होती है ये होती है हमारी जूल, जिसको हम डिनोट करते हैं J से। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये तो बच्चे हमारी बात हो गई जो है कि MKS में। अब मैं इसकी एक और मैंने आप लोगों को यूनिट बताई थी CGS। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर्स करते रहिए कि CGS जो होता है बेटा, CGS में हमारे वर्क, हमारे कार्य की यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पे होती है बच्चे क्या? अर्घ, ठीक है, क्या होती है? अर्घ, ठीक। अब एक बात और समझिए कि हम लोगों ने जब ये पढ़ा कि जो हमारी वर्क है, ठीक है, इसकी अगर बच्ची यूनिट 2 है तो इन दोनों में एक रिलेशनशिप भी होगा, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए और सोचिए कि इसके बीच में हमने क्या रिलेशन बताया था। और हमने आपको ये भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो इसलिए रिवाइज करते रहिए। तो 1 जूल इक्वल टू, अगर मैं ये कहूँ कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है 10⁻⁷। इसको नोट कर लीजिए भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस कई बार आते हैं। आगे बात आप लोगों को समझ में? तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, वर्क हो गई, हमारा डेफिनेशन हो गया, और वर्क की हमने 2 यूनिट पढ़ ली। अगर MKS में देता है तो जूल, और अगर CGS में आपसे पूछ लेता है तो वहाँ पे आ जाएगा अर्घ। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। क्वेश्चंस कैसे हो जाते हैं बेटा कि आप लोगों को 4 ऑप्शंस दे देता है ना, 4 ऑप्शन, जैसे वर्क दिया उसके 4 ऑप्शंस में आप लोगों को दे देगा, और वहाँ पे क्या करेगा भाई, जूल ना दे करके सिर्फ अर्घ दे देगा। और आप अगर वहाँ पे ऑप्शन नन ऑफ दिस होता है तो फटाक से आंसर आप लगा देंगे नन ऑफ दिस, क्योंकि आपको क्या लगता है कि वर्क की जूल ही तो होती है, अर्घ तो हमको याद नहीं। लेकिन अब नहीं भूलेंगे और अब क्वेश्चन को गलत भी नहीं करेंगे। वर्क की 2 यूनिट होती है, ठीक है, जूल और अर्घ। और यहाँ पे इसकी ये वैल्यू 1 जूल में कितने अर्घ हो जाता है, तो हमारा हो जाता है 10⁻⁷। ये बात हो गई बेटा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसके बाद पढ़े हुए में से ही अगर मैं थोड़ा सा और आगे आप लोगों से बात करूं तो आप मुझे बताइए कि जो वर्क होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसी फॉर्मूले से हम SI यूनिट को निकालेंगे और उसी फॉर्मूले से हम इसके डायमेंशन की बात करेंगे, ठीक है बच्चे। तो जो हमारा वर्क होता है बेटा, हम लोगों ने देखो, हमने यहाँ पे क्या बोला कि हमने बात करी ना कि जो हमारा फोर्स, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक। आई बात समझ में? तो जो डिस्प्लेसमेंट हो गई तो मतलब अगर कुछ उसने दूरी तय कर ली, वो बॉक्स हिल गया, तो मतलब हमने कार्य कर लिया। मतलब हम क्या कहेंगे कि इसकी जो फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू S, या फिर कह लो कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। आई बात समझ में? ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला, मतलब जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे और जितना वो बॉडी या ऑब्जेक्ट हमारा डिस्प्लेस होगा। सबको क्लियर हो गया? चलिए, अब ये तो हमारी हो गई बेटा इसका फॉर्मूला, कि जो है कि फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आगे बात समझ में? चलिए, अब इसके डायमेंशंस के बारे में भी अगर हम बात करें बेटा, तो हमने डायमेंशंस इसका ऑलरेडी पढ़ रखा था, लेकिन चलिए ठीक है, यहाँ से हम इसके डायमेंशंस को भी निकाल लेते हैं। आई बात समझ में? अब डायमेंशन निकालने के लिए बेटा देखो क्या है इसका फॉर्मूला। देखो फॉर्मूले में हमने क्या बात करी कि जो फॉर्मूला होता है बेटा वो हो गया फोर्स, है ना, इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर कह लो डिस्टेंस, है ना, मतलब बल, दूरी। आगे बात समझ में? सबको क्लियर हो गया बात बेटा? अब देखो क्या होता है कि अब हमें यहाँ पे बेटा इसकी, जब हमें यहाँ पे डायमेंशन निकालनी है, ये सब चीज़ें बेटा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पे आप लोगों को मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए, अब फोर्स की जो है कि बेटा क्या होता है, फोर्स हमारा क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है मास इंटू
एक्सेलरेशन। ठीक, आगे बात समझ में। देखो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा इसका हिंट दे रही हूँ कि कैसे हम लोगों ने यूनिट्स मेजरमेंट में पढ़ा था, ताकि जो बच्चे नए आए हैं उनको भी ये चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बेटा क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। अब ठीक भाई, अब हमें मास का तो पता चल गया कि m होता है, लेकिन एक्सेलरेशन का नहीं पता। एक्सेलरेशन का भी हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी अपॉन टाइम पढ़ा था कि नहीं। ठीक है, देखिए सब चीज़ें एक से एक लाइन में, एक सीक्वेंस में ये आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है भाई, अब हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हमें तो अब वेलोसिटी भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने वेलोसिटी की क्या पढ़ी थी भाई, कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट जितना होता है, जितना हमारा विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ा था। ये था कि नहीं था। ठीक, अब इसकी यूनिट तो आप निकाल सकते हो ना। डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या कहा था कि जो वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट को हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, टाइम को हम टी से कर दिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे आपकी जो v हो गई बेटा, v का क्या निकल के आ गया, L1t-1। आई बात समझ में। तो मतलब वेलोसिटी में m तो हमारा 0 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। m हमारा 0 हो गया, L1 हो गया और t-1 हो गया। आई बात समझ में सबको। तो मतलब हमारा वेलोसिटी तो निकल करके आ गया। अब वेलोसिटी किस में पुट कर दोगे बेटा, वेलोसिटी की वैल्यू हम यहाँ पे अगर पुट कर दे तो हमारा एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। चलिए यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो, अब एक्सेलरेशन की इक्वल टू क्या होता है, हमारा वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन में हम वेलोसिटी कितनी दे रखी है भाई, m0 L1 t-1 अपॉन टी। बात क्लियर हुई सबको। जिसने भी पहले पढ़ रखा है बेटा, उसके लिए तो वो सब अपने कमेंट बॉक्स में आंसर्स करते रहिए, जिनको पहले से पता है, और जिनको नहीं पता है वो दोबारा रिवीजन कर लीजिए, और बाकी चीज़ें जो बची हुई हैं वो यूनिट्स और मेजरमेंट के चैप्टर में जा करके आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए यहाँ आइए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, हमारा m0 L1 t-2। कोई डाउट, ये आ गया बेटा हमारा एक्सेलरेशन निकल के। एक्सेलरेशन का भी हमारा वैल्यू निकल के आ गया। ठीक, चलो भाई, अब हमने देखो एक क्वेश्चन सिर्फ हमको निकालना था यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्टेंस का, और हम लोगों ने देखिए किसका किसका सीख लिया भाई, कि हमारा फोर्स हो गया, आगे बात समझ में, फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए इसका फॉर्मूला है, ध्यान देते जाइए। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गई, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। किसी को बेटा देखो फिजिक्स बिल्कुल रटने वाली चीज़ है ही नहीं। फिजिक्स, जिसको भी फिजिक्स का फोबिया है वो इस क्लास को अंत तक देखते रहिए, देखिए कितना आसान हो जाता है आप लोगों के लिए फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन हो गया वो m1 L1 t-2 m0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें मास नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन, अब देखो भाई फोर्स निकालना है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स की। अब आप निकाल सकते हो फोर्स में मास के लिए हमने क्या कहा था भाई, जो हमारा द्रव्यमान होता है, जो हमारा मास होता है बेटा, द्रव्यमान के लिए हमने क्या कहा था कि m से ही डिनोट करते हैं। तो ये m हो गया, आई बात समझ में। इनटू एक्सेलरेशन का भी हम लोगों ने क्या निकाला है, m0 L1 t-2। आगे बात समझ में, बात क्लियर हो गया बेटा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो ना कि जो हमारा फोर्स होता है ये m1 L1 t-2 हो जाता है। क्लियर हो गया सबको, क्लियर हो गया बेटा, m L1 t-2। ठीक है, अब भाई ये फोर्स का यहाँ पे अप्लाई कर दो। अब हम किसका निकाल रहे हैं, वर्क का, वर्क कार्य का निकालना है। तो वर्क हमारा क्या होता है, फोर्स होता है ना, बल इनटू डिस्टेंस या दूरी। ठीक है, डिस्टेंस या हमारा दूरी होता है। आई बात समझ में बेटा। तो अब देखो क्या हो गया, फोर्स का क्या निकाल लिया आप लोगों ने, m t-2 इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस की मैंने क्या कहा था कि डिस्टेंस को हम किसके में लिखते हैं, L, लेंथ होती है इसकी यूनिट। ठीक है, तो L लिख लो। आई बात समझ में। m L1 L एक 1 ऑलरेडी है, एक 1 जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा। टी की बात करें बेटा तो टी क्या हो जाएगा, -2। आई बात समझ में बच्चे। ये देखो यही होता है हमारा वर्क का डायमेंशन। आ गई बात समझ में। देखो भाई हम चाहते तो डायरेक्ट आप लोगों को वर्क के डायमेंशन बता करके आगे अपना चैप्टर प्रोसीड कर सकते थे बच्चों, लेकिन मैंने इसको इसलिए आप लोगों को करवाया ताकि आप लोगों का रिविज़न हो जाए। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है उनको भी कंसेप्ट क्लियर हो कि अगर ये वर्क के ये हमारे डायमेंशन आया है तो कैसे आया है। आगे बात समझ में बच्चे। तो एक क्वेश्चन से देखिए एक्सेलरेशन निकला, यहाँ से हमारा वेलोसिटी निकला, और यहाँ से हमारा बेटा देखो फोर्स निकला, और अब बात हो गई हमारी वर्क की। ठीक है, अब बताइए एग्जाम में क्या आप लोगों को इसको रटने की ज़रूरत है? आप बिल्कुल इसको नहीं रटेंगे, आप सिर्फ इसको क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर आप
भूल भी जाते हैं तो एग्ज़ाम में बैठ के 2 मिनट से कम आपका बहुत सेकेंडों में अगर टाइम लगेगा और फटाफट इसका जो है कि आंसर आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम वर्क की बात करते हैं। ठीक है, तो फोर्स, ये जो हमारा फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्टेंस या फिर कह लो डिस्प्लेसमेंट, जितनी दूरी तय की, तो ये हो गया बेटा। तो हमारा जो वर्क हो गया, वर्क की हमारी जो डायमेंशन हो गई, डायमेंशन हम लोगों ने निकाल ली भाई। डायमेंशन हमारा क्या हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा m1L2T-2। आगे बात समझ में, ये हो गया डायमेंशन। तो देखो भाई, वर्क से इतने से ही आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और इससे बाहर क्वेश्चन बेटा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बाकी वीडियो के लास्ट में हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जो पढ़ेंगे सिर्फ उसी पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, तो हमें रटने की ही ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है। चलिए, अब बेटा ये तो बात हो गई है कि जितना हम लोगों ने ऑलरेडी सिंपली इसको पढ़ रखा है ना। अब मैं अगर आप लोगों से ये बात करूं कि ये तो वर्क डन तब हो गया भाई जब कोई एंगल नहीं है ना, जब कोई एंगल नहीं बन रहा है, तब हम लोगों ने एक सिंपल सी बात कर ली कि जब किसी भी चीज़ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट होती है, थोड़ा भी डिस्टेंस उसने जो है कि डिस्प्लेस हुआ है, तो वो हमने कह दिया उसने कार्य किया है। आगे बात समझ में। लेकिन अगर यहीं पे ये वर्क बच्चा करने के लिए अगर यहाँ पे आपको एंगल दे रखा हो, तो क्या हमारा वर्क नहीं है, क्या हमारा कार्य नहीं निकल सकता? बिल्कुल निकल सकता है। कैसे निकलेगा वो देखिए। चलिए, ये सब चीज़ें बच्चों आप लोग नोट करते रहिए। हालांकि ये रिवीजन की चीज़ें थी, इसके बारे में हम लोगों ने पहले काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी हैं। आ गई बात समझ में आप लोगों को? चलिए, अब मैं बात करती हूँ। चलिए, अब टॉपिक डाल लीजिए कि व्हेन एंगल इज गिवन। व्हेन एंगल इज गिवन, ठीक है, क्या हो बेटा जब हमें एंगल गिवन हो। व्हेन एंगल इज गिवन, आ गई बेटा बात समझ में? व्हेन एंगल इज गिवन मतलब हम तब कार्य निकालेंगे बेटा जब हमें क्या हो कि जब हमारा कार्य किस में दिया हो, एंगल में दिया हो। आगे बात समझ में? मतलब जैसे कि अगर सपोज करो ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये, ठीक है, ये क्या हो गई, यहाँ पे हमारा कोई थीटा बन रहा है, कोई एंगल बन रहा है। आगे बात समझ में? इस डायरेक्शन में बेटा सपोज करो कि कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोई डिस्टेंस तय की जा रही है भाई, कोई दूरी तय की जा रही है और एंगल दे रहा है। आगे बात समझ में? तो अब अगर इसका बेटा हमें निकालना हो कि अब हमारा वर्क क्या होगा, तो वर्क डन का सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप लोग याद रख लो, ठीक है, इसको भी रटना नहीं है भाई। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो सूत्र बनेगा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा, कुछ नहीं, सिंपल, बस क्या करना है, F इंटू डी। ठीक, ये तो हम लोगों ने वर्क डन पढ़ा ही कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स और जितना हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है, तो F इंटू डी। बस सिर्फ इसके साथ एक काम करना है बच्चों आप लोगों को कि कॉस थीटा लगा देना है, दैट्स इट। सिर्फ एफ डी ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स अप्लाई करने पर जो डिस्टेंस कवर होता है वो, और उसके बाद बच्चों एफ और डी के साथ इसके बाद हमने क्या लगा दिया, कॉस थीटा लगा दिया। सिर्फ इतना, सिर्फ कॉस थीटा ही समझना है आपको। और एक चीज़ और समझनी है बेटा, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ तो हो गया, ठीक है, कॉस थीटा हो गया। अगर मैं इस पे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूँ बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको अगर ये दे दूँ कि सपोज करिए कि कोई भी बॉडी जो है उसकी मूवमेंट हो रही है, तो फोर्स यहाँ पे दे रखा है आपको, मान लो 10 न्यूटन। कितना दे रखा है, फोर्स हमारा 10 न्यूटन हो गया। आगे बात समझ में? और अगर यहाँ पे क्या कर दिया कि कुछ डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका मतलब कुछ भी हो गया, सपोज करिए कि चलिए डिस्टेंस ले लीजिए आप 10 मीटर। आई बात समझ में? 10 मीटर का जो है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है थीटा सपोज करिए आपको दे रखा है 30 डिग्री, ठीक। क्या आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते? अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, तो क्या आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते बच्चे? तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले, क्योंकि देखो फॉर्मूले में जब आप वर्क का पुट करोगे तो अब यहाँ पे हो जाएगा, फोर्स की जगह आप यहाँ पे 10 लगा दोगे, डिस्टेंस कितनी करी भाई, 10 मीटर कर ली, ठीक। अब इनटू कॉस 30, ठीक। अब जो मैथ्स और फिजिक्स के स्टूडेंट है वो तो फटाक से समझ जाएंगे मैम cos 30 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है या जिन्होंने फिजिक्स नहीं, तो कोई बात नहीं भाई, 10 तक तो सब पढ़े होते हो, है ना, और बाकी रेस्ट
आज की क्लास समझने के लिए ही तो है, रटना तो बिल्कुल आपको है ही नहीं, ठीक है। तो कॉस थीटा है बेटा। एक चीज़ अब आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए कि कॉस की सिर्फ मैं आपको 4 वैल्यूज़ बता रही हूँ, इसी को सिर्फ याद रखना है। वर्क डन से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, अगर न्यूमेरिकल भी आ जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, हम यहाँ पे चलिए यहाँ लिख लीजिए कॉस थीटा की बेटा जब वैल्यूज निकालनी होती है, एक हो गया 0, एक हो गया 30 डिग्री, एक हो गया हमारा 40 डिग्री, एक हो गया हमारा 60 डिग्री और एक हो गया 90 डिग्री, ठीक है बच्चे। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। आगे बात समझ में, हमें क्या करना है भाई, इसको रटना नहीं है, इसको सिर्फ समझना है। आ गई बात समझ में। अब मैं एक बात बताऊं बच्चों, देखो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो हमारा कॉस 0 होता है बेटा, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। आई बात समझ में। मतलब अगर यहाँ पे हमारा थीटा, यहाँ पे हमारा जो थीटा है बेटा, अगर ये 0 डिग्री दे देता तो यहाँ पे आप क्या लिख देते, कॉस 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी, 1। आ गई बात समझ में। कॉस 0 की वैल्यू कितनी, तो 1 हो जाएगी। चलो भाई अब cos 30 की बात करते हैं। तो cos 30 हमारा हो जाता है बेटा √3/2। नोट करो फटाफट, √3/2। आई बात समझ में, √3/2, ठीक। आगे अगर बात करें cos 45 की, cos 45 की बात करें तो बच्चे 1/√2, ठीक है। क्या हो जाता है, 1/√2। और cos 60 हो जाता है हमारा 1/2। और cos 90 क्या हो जाता है बेटा, तो cos 90 हो जाता है हमारा 0। आगे बात समझ में। सिर्फ इतनी वैल्यूज़ आपको याद रखनी है बस। इससे आगे आपको कुछ भी वर्क डन के लिए अगर वर्क चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस वैल्यू से ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक है। आगे बात समझ में, सिर्फ इसको आप ध्यान रखो। अब चलो भाई, अब मुझे निकालना है तो ये तो 100 और cos 30 की जगह पे क्या है, 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। ये cos 30 की वैल्यू है, मतलब 100 इंटू √3/2। 2 से इसको कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 50√3। मतलब कितना आपका वर्क डन आ गया भाई, तो वर्क डन हमारा जो आ गया, जो हमारा कार्य आ गया बेटा, वो कितना हो गया, 50√3 जूल, ठीक है भाई। जूल याद रखना इसकी यूनिट है, ठीक है। इतना देखो भाई कितना आसान क्वेश्चन है। हाँ, अब किसी को कॉमन ये कन्फ्यूजन हो जाएगी कि मैडम √3 की वैल्यू भाई नहीं आता। फिजिक्स के वर्क डन से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट ऑप्शन आपको यही देगा, 50√2, 100√2 या जो भी है, √2 ही रहेगा। इतना क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए नहीं आता है फिजिक्स में, ठीक है। मैथ्स की बात करेंगे, ठीक है। मैथ्स में आता है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, लेकिन ये फिजिक्स में बिल्कुल नहीं देता है, ठीक है। वर्क चैप्टर से अगर क्वेश्चन आया तो ऐसा ही आता है। देखो कितना सिंपल, कितना आसान। हाँ, इसमें भी आपको 2 वैल्यू सबसे ज़्यादा याद रखनी है, ये, ठीक है, ये 30 और 60, ठीक है। इसकी वैल्यूज थोड़ा ज़्यादा आती हैं, हालांकि ये बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, 5 ही है। इसको जो जहाँ आप 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे बच्चे, आपका आंसर, आपको जो है ये चीज़ें तो वैसे ही रट जानी है। आगे बात समझ में, इतनी सी बात, ठीक है। अब चलो मैं एक फटाक से आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देती हूँ, आप मेरे को उसका आंसर कर दो। चलो भाई ये बता दो मेरे को, ठीक है। क्वेश्चन है आप लोगों का, फोर्स अप्लाई हो रहा है आपका 20 न्यूटन, ठीक है। और इसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट हमारी दे रखी है, मान लो ये भी 20 ले लो, ठीक है, 20 मीटर। अच्छा ये मान लो 30 मीटर ले लो। अब ये नहीं सोचना कि जितना फोर्स होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, ठीक है। चलिए भाई, अब हमारा जो है थीटा एंगल हमारा सपोज करो कितना दे रखा है, तो एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। चलो भाई इसको बाद में समझते हैं, पहले एंगल आप ले लो 60 डिग्री का ले लो, ठीक है। अभी 90 के बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हम बात करेंगे कि ये 90 कितना खतरनाक है फिजिक्स में, है ना। ये इस 90 डिग्री की वजह से ही तो ऐसा होता है बेटा कि हम घंटों भर पसीना बहा के भी फिजिक्स कह देगी कि आप कुछ काम ही नहीं किए। अभी आप वीडियो में बने रहिए, आगे देखिए कि हम कैसे बताते हैं कि फिजिक्स कितनी खतरनाक है ना। चलिए बाकी यहाँ पे बात करते हैं, इस क्वेश्चन को जल्दी से भाई सॉल्व करके मेरे को आंसर बता दो। जिसको भी ये बात समझ में आ गई है कि अगर हमें एंगल दे रखा होगा तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, तो भाई आंसर आप लोग मुझे बता दो। फॉर्मूला सिर्फ यही लगाना है। आई बात समझ में। चलिए आंसर आ गया है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बता देती हूँ। अब यहाँ पे बेटा फोर्स कितना लग रहा है हमारा, 20 न्यूटन। आई बात समझ में। डिस्टेंस कितना हो रहा है, 30 मीटर, ठीक, इंटू cos 60 की वैल्यू क्या दिख रही है भाई, 1/2 दिख रही है। बात क्लियर हो गई, 1/2 दिख रही है। बस कुछ नहीं करना है, इसको इससे डिवाइड कर दोगे, ये 10 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया 300। तो हमारा जो वर्क हो जाएगा बेटा, जो हमारा कार्य कितना आ गया, कार्य हो गया हमारा 300
जूल। ठीक है भाई, देखो एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो इसकी यूनिट्स होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि एक एग्जाम में क्या हो जाएगा 300 तो आएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से कंफ्यूज करेगा कि ऑप्शन में 300 जूल दे देगा, 300 न्यूटन दे देगा, 300 करके कोई और यूनिट दे देगी और आपका आंसर 300 आने के बाद भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको वर्क डन जो होता है उसकी आपको यूनिट ही नहीं पता है। इसीलिए बेटा जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ मैं उसको इतना रिपीट करवा रही हूँ, क्योंकि एक एक चीज़ बेटा ये कंसेप्ट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए। आगे बात समझ में, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चंस आते हैं। चलो भाई, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जब एंगल दे रखा होगा, जब हमारा एंगल गिवन होगा तो हम वर्क डन को अगर दे रखा होगा तो हम वर्क डन को पता कर लेंगे। कोई ऐसा बच्चा जिसको थोड़ा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। ठीक है, ये आई होप अगर इससे क्वेश्चन, और एक चीज़ और बेटा, अगर वर्क डन से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आता है बेसिकली तो वो ऐसा ही आता है, कॉस थीटा के टर्म में ही आता है। एक चीज़ आप ये भी जान लो, डायरेक्ट क्वेश्चन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का बहुत रेयरली आता है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल पोर्शन देता है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा के ही कंसेप्ट से आपका क्वेश्चन मिलता है। हो गई बात क्लियर भाई आप लोगों को? चलिए, अब मैं अगर बच्चों आप लोगों से आगे बात करती हूँ कि अगर मैंने एक क्वेश्चन दे दिया जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो। ठीक है, अब कंसेप्ट आप लोग रिमाइंड कीजिए, मैंने कंसेप्ट क्या बताया था। यहाँ जो मैं अगला टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ बच्चे, ये है एकदम कंसेप्ट से रिलेटेड। आगे बात समझ में, कंसेप्ट से रिलेटेड है कि अगर हमारा क्या हो, इफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो हमारा दूरी है, दूरी इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक कंडीशन है। एक्चुअली इसमें हम कंडीशन की बात कर रहे हैं कि ये कंडीशन दे रखी है, ये शर्त दे रखी है कि हमारा जो डिस्टेंस है बेटा उसकी वैल्यू अगर 0 है तब हमारा वर्क डन क्या होगा। ठीक है, मतलब समझे कि सपोज करिए कि आपका फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स अगर आप लोगों का दे रखा है सपोज करिए 30 न्यूटन। आई बात समझ में, फोर्स कितना है भाई 30 न्यूटन। ठीक है, अब अगर मैंने कह दिया कि भाई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 0 है, 0 मीटर किलोमीटर जो भी समझना है समझ लो, है ना। 0 डिस्टेंस क्या है हमारा 0 है, और कॉस थीटा अगर हमें सपोज कर लो, या थीटा हमारी क्या है, थीटा की वैल्यू दे रखी है हमारी जो है कि 30 डिग्री। आई बात समझ में। अब मुझे इसका न्यूमेरिकल बताओ भाई, फटाफट इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में करो कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये भी एक न्यूमेरिकल ही है। कंडीशन बस ये है कि हमारा जो डिस्टेंस है या फिर जो हमारी दूरी है उसकी वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो फटाक से इसका आंसर करो भाई आंसर इसका कमेंट बॉक्स में, हम ये तो देख पाएँ कि कितने बच्चों को क्या क्या समझ में आया है। देखो बच्चों, अब इसका फॉर्मूला पुट करो। वर्क डन, कार्य का फार्मूला हम लोगों ने क्या देखा, FD कॉस थीटा, यही फॉर्मूला था। ठीक है, F की जगह पे बेटा हम लोगों ने क्या किया, 30 न्यूटन या फिर कह लो 30 पुट कर लो भाई, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो गई 0, कॉस थीटा कितना हो गया कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, अब मेरे को ये बात बताओ बच्चे कि वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन हमारा जो हो गया, कार्य जो है भाई 0 हो गया कि नहीं हो गया। आप बताओ कि हमें एक चीज़, देखो मैं चाहती तो आप लोगों को डायरेक्ट बच्चे ऐसे बताती, लेकिन मैंने यहाँ पे D की वैल्यू 0 करके इसलिए बताया कि भाई 0 की वैल्यू अगर किसी भी चीज़ में तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो उसका 0 ही आना है ना। तो अगर इस तरीके का इतना करने का क्या मतलब, अगर मैंने 0 पुट करके इतना कुछ कर दिया तो मतलब बेवकूफ़ी तो हूँ भाई, अपना टाइम मैंने वेस्ट किया है ना। तो आप ये चीज़ नहीं करना, ये चीज़ मैंने आपको ये समझाने के लिए करी। आई बात समझ में। तो एक चीज़ और हमेशा याद रखो बेटा कि हमारा जब डिस्टेंस 0 हो जाता है ना, डिस्टेंस हमारा जब 0 हो जाता है तो हम कोई कार्य करते ही नहीं हैं। ये तो हुई न्यूमेरिकल वैल्यू, आगे बात समझ में, ये तो हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू से हम लोगों ने निकाला कि जब हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो अगर वो 0 हो गया तो हमारा वर्क हुआ ही नहीं। ये तो हमारे इस न्यूमेरिकल वैल्यू से हो गया। लेकिन चलो 2 मिनट पीछे मैंने जब क्लास स्टार्ट करी थी तब आप लोगों से कंसेप्ट की बात करी थी बच्चे। कंसेप्ट में मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि हमारा वर्क डन होता कब है, जब हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी जब मूव करती है, डिस्प्लेस करती है, तभी तो हमारा काम होता है।
मतलब अगर डिस्प्लेस नहीं करेगी तो हम कार्य करेंगे ही नहीं। तो देख लो भाई, आप लोगों को फिजिक्स मैंने दोनों तरीके से बता दी, न्यूमेरिकल वैल्यू से भी बता दी और कंसेप्ट से भी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है भाई, ध्यान देने वाली बात यह है बच्चे कि हमारा जो डिस्टेंस है इसको इतना सॉल्व करना, इतना दिमाग तो लगाना ही नहीं था। जिन बच्चों ने कंसेप्ट जिनके मन में क्लियर हो गया होगा वो तो वैसे ही आंसर इसका कर दिए होंगे कि भाई 0 जूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब डिस्टेंस ही 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट मोशन हुई ही नहीं ऑब्जेक्ट में, तो काम क्या हुआ? कुछ नहीं। ये तो मैम ने स्टार्टिंग में कंसेप्ट में ही क्लियर कर दिया था। ठीक है, आगे बात समझ में आप लोगों को? तो ये है भाई पूरा कंसेप्ट। ठीक है, इससे भी और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ, इसी से रिलेटेड कि कब कब काम नहीं होता है। आगे बात समझ में, इसका जब लाइव एग्जांपल दूंगी मैं, जो हम लोगों के लाइफ से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कई बार कह चुकी है बच्चे, जो फिजिक्स होती है ना, फिजिक्स क्या है? हमारी जो लाइफ की दिनचर्या वाली बातें होती हैं, जो हमारे लाइफ में हैपन्स होते हैं, हो रहे होते हैं, वही तो हमारी फिजिक्स है भाई। ठीक है, तो आगे बात आप लोगों को समझ में, ठीक है, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई कि अगर हमारा एंगल दे रखा हो तो हम थीटा कैसे वर्क डन कैसे निकालेंगे। आई बात समझ में? उसके लिए सिर्फ ये 4 वैल्यूज 5 आपको याद रखनी है बेटा। ठीक है, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। जब हम लोग लास्ट में इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, लास्ट में क्वेश्चंस, तब आप लोगों को समझ में आया कि इसके कितने आसान यूजेस हैं। चलिए आगे मैं अगर बात करती हूँ, ये तो बात हो गई बेटा कि एंगल की। अब हम इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क डन की, कि मतलब जो वर्क डन होता है बच्चे वो कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, क्या किसी को पता है कि वर्क डन? अब तो हालांकि मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को बता दिया बच्चे, तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा ना कि मतलब वर्क डन हमारा क्या होता है। अब मुझे कोई बताएगा कि वर्क डन के टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार का वर्क डन हो सकता है? अरे भाई, एक तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया ना कि वर्क डन नो वर्क भी होता है ना। तो देखो कितना बढ़िया कंसेप्ट था बेटा कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज से भी आ जाए तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि वर्क कब नहीं होता है। और एक चीज़, जब कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आपको इतना सॉल्व करके बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत ही नहीं। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब वर्क डन 0। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन ही यही थी कि जब तक किसी भी बॉडी में मोशन नहीं होगा, गति नहीं होगी, बॉडी डिस्प्लेस नहीं करेगी, वर्क डन 0 हो जाता है। ठीक है, आगे बच्ची बात समझ में? तो हम लोगों ने वर्क डन की जो भी है बेसिक्स की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे वर्क डन के टाइप्स की। कितने टाइप्स के भाई वर्क होते हैं? चलिए बताते रहिए आप लोग मेरे को। टाइप्स ऑफ वर्क, कार्य के प्रकार, कार्य के प्रकार। चलिए भाई, अब मैं कुछ आप लोगों के सामने कुछ ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, उससे आप लोग आइडिया लगाइए ताकि जब मैं आप लोगों को बताऊंगी तो और बेहतर आप लोगों को समझ आएगा। सपोज कीजिए कि ये हमारा है, इस तरीके से एंगल बना। ठीक है, ये इस तरीके से बेटा हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट हो रही है। आई बात समझ में? ये हमारा फोर्स लग रहा है, ये हमारा मान लो सपोज करो कोई हमारा क्या है, थीटा है। आगे बात समझ में? एक कंडीशन ये हो गई। चलो भाई दूसरी कंडीशन देखो। दूसरी कंडीशन हो गई बेटा, एंगल हमारा कुछ इस टाइप का है। ठीक है, ये डिस्टेंस हो रही है, ये हमारा मान लो इस अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। सीधी सी बात है, फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तभी तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगी। ठीक है, ये हमारा थीटा है। तीसरा है बेटा, देखो आप लोग उसको अपने दिमाग में सोचते रहिए फिजिक्स, तभी ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी कि आप मेरे बताने से पहले अपना दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए, इसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि हमारा जो वर्क डन होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होता है। अब आप मुझसे इस पहले इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव और कौन सा जो है कि हमारा 0 हो जाएगा। एक हो गया बेटा, सपोज करो 90 डिग्री, इधर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये हमारा फोर्स है, ये हो गया भाई 90 डिग्री। चलिए बताइए कौन सा वर्क डन इसमें पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है और कौन सा 0 है। ठीक है, जिसको भी भाई इतनी सी बात मेरी समझ में आई है वो मेरे को बताएगा कि इन तीनों में से कौन सा पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव और कौन सा जो है कि 0 है। फटाफट बताते रहिए। ठीक है, चलिए चलिए भाई बताइए, बताइए आंसर बताइए फटाफट। देखो बेटा एक चीज़ और ध्यान रखो, यहाँ पे हमारा हो जाता है थीटा जो है वो 90 डिग्री से क्या हो जाता है,
बड़ा हो जाता है। जब हमारा एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है तो वर्क हमेशा बेटा हमारा क्या होगा, 0 से कम आएगा। वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 से कम हो जाएगी, मतलब 0 से छोटी हो जाएगी। आई बात समझ में। चलो, ये होता है बेटा हमारा नेगेटिव वर्क डन। क्या हो जाता है हमारा, नेगेटिव वर्क। आई बात समझ में, मतलब नकारात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य। आगे बात समझ में क्लियर हो गया। यह हो गया हमारा नकारात्मक कार्य। मतलब बच्चे देखो क्या है नकारात्मक कार्य को, अगर इसको आपको समझना है तो देखो भाई, एक बड़ी अच्छी सी चीज़ थी, चलो अच्छा वो मिट गया। यहाँ पे हम लोगों ने देखा 0, 30, 45, 60, 90 वैल्यूज़। यहाँ पे 1 था, इसकी वैल्यू थी 2/3, 1/√2, ठीक है, 1/√2, 45, 60 है यहाँ भाई, है ना। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 और इसकी वैल्यू थी 0। आगे बात समझ में। देखो इस चीज़ से रिलेटेड आप लोगों को कितनी अच्छी सी चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाती हूँ, जिससे कि आज के बाद से आप लोगों को वर्क चैप्टर से तो भाई कोई भी डाउट रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको रटना है ही नहीं, सिर्फ आपको समझना है। आप समझ गए तो फिर भूलना नहीं है कभी, है ना। चलिए अब मेरे को बताओ बेटा कि देखो यहाँ पे वर्क डन हमारा नेगेटिव कैसे हुआ। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा कि जब हमारा थीटा बेटा 90 से बड़ा हो जाता है तो हमारा वर्क क्या होता है, हमेशा 0 से कम आता है। किसी को बात कुछ समझ में आई? हल्की सी बात समझो, मैंने क्या कहा, देखो इस वैल्यू की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। हमने कहा था कि भाई जब भी एंगल दिया रहता है तो वर्क डन निकालने का हमारा फॉर्मूला बेटा हमेशा क्या होता है, वर्क हमारा जो कार्य होता है बेटा वो क्या होता है, FD cos थीटा। बात समझ में आई? यही तो हमने बात करी, इसी पे तो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करा, तो अपना कंसेप्ट कुछ क्लियर हो रहा है। अब आप मेरे को देखो क्या बोला मैंने, अगर बच्चों देखो अगर आपको ये चीज़ पता है तो एग्जाम में आप ये चीज़ निकाल लोगे। आई बात समझ में? ये चीज़ पता है तो आप इसको निकाल लोगे, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, बात क्लियर हुई? ठीक है, तो देखो भाई क्या है, अगर मान लो बच्चे कि मैंने क्या कहा कि हमारा जो थीटा है, अगर हमारा थीटा एंगल जो है 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा मतलब समझ रहे हैं, 90 क्या है हमारा 0। आगे बात समझ में। तो अगर हमारा थीटा इसके आगे बढ़ता है, 90 के आगे जाता है, 180 डिग्री, 360, 270 जो भी फॉर बेटर, है ना, मतलब कोई भी आपका यहाँ पे जो है कि वैल्यू कोई भी हो सकती है, 90 से बड़ी होती है। तो मैंने क्या कहा कि जब भी आप 90, अब देखो बच्चे 90 जब है, 90 पे तो हमारा वर्क डन 0 हो ही गया ना, तो मतलब जब 90 से जब बढ़ा जाएगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी, नेगेटिव। आई बात समझ में? देखो 90 से जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, 0 हो जाएंगी, सॉरी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि 0 के उधर लेफ्ट साइड जब राइट साइड जाते हैं हम लोग तो वैल्यूज़ क्या होती हैं, नेगेटिव ही तो होती हैं। मैथ्स के स्टूडेंट समझ रहे हो, है ना भाई। देखो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है ना कि यहाँ से हमारा जो होता है ये x एक्सेस है, y एक्सेस है, तो 0, 1, 2 इधर हो जाता है, -1, 2 इस तरीके से होता है ना, सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो भाई जब हमारा 90 डिग्री क्या हो जाता है, 90 डिग्री हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब बात समझ में आई कि 90 डिग्री से ऊपर अगर जब जाता है 180 की डिग्री की वैल्यू बेटा हो जाती है -1। ठीक है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को नोट नहीं करवाया क्योंकि क्वेश्चन इतना ऊपर तक का नहीं आता है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो देखो भाई, तो जब 90 से बड़ा हो गया तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि 90 पे 0 हो गया, अब एंगल बढ़ेगा। ठीक है, तो काम हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा कार्य क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक आप लोग नोट कर लीजिए अपने समझने के लिए कि जो हमारी कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेटा कॉस 180 की वैल्यू जो होती है बेटा -1 के बराबर होती है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट के लिए सिर्फ मैं आपको नोट करवा रही हूँ। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो गई अगर हमारा, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन आप लोगों को ये आ गया कि मान लो कोई भी एंगल दे रखा है, मान लीजिए कि अगर न्यूटन दे दिया, फोर्स दे दिया आप लोगों को। ठीक है, जैसे मान लो कि फोर्स दे दिया यहाँ पे आप लोगों को 10 न्यूटन, फोर्स 10 न्यूटन दे रखा है। आगे बात समझ में? डिस्प्लेसमेंट मान लो 20 मीटर का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात समझ में? अब देखो भाई, थीटा यहाँ पे दे दिया 180 डिग्री, थीटा दे दिया 180 डिग्री। आई बात समझ में? अब देखो, अब एग्जाम में आपको आसानी कैसे होगी एलिमिनेट करने में ऑप्शन। मान लो 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, ये 2 मान लो कि क्या हो गया,
दो ऑप्शन आपके पॉजिटिव, दो नेगेटिव दे रखे हैं, तो पॉजिटिव वाला तो वो आप वैसे भी डिपेंड जो है उसको एलिमिनेट कर सकते हो ना बच्चे। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था कि थीटा से ऊपर वैल्यू क्या होती है, हमारा वर्क डन क्या हो जाता है, नेगेटिव। आगे बात समझ में क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो मतलब अगर थीटा, अब यहीं पे अगर ये थीटा बेटा आप लोगों का दे दे, चलो अच्छा अब पॉजिटिव की बात करेंगे, तो पॉजिटिव में बात करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी बेटा कि जब भी हम नेगेटिव वर्क डन की बात करते हैं, इसका मतलब हमारा जो एंगल होता है वो 90 से ऊपर चला गया। जब 90 डिग्री से ऊपर कोई भी एंगल आपको दिया हो, इसका मतलब वर्क डन हमारा नेगेटिव हो गया, 100 की सीधी बात। ठीक है, अब क्या हो गया भाई, और हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 से हमेशा छोटा ही रहेगा, तभी तो नेगेटिव होगा। 0 से छोटी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस में चली जाती है, -1 -2 -3 व्हाटएवर, है ना, इन माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये बात समझ में आई कि थीटा अगर बढ़ा 90 से तो वर्क डन हमारा नेगेटिव। तो चाहे आप वर्क डन के नेगेटिव को इस बात से समझ लो, आगे बात समझ में, या तो डायरेक्ट आप इस चीज़ को देख लो कि हमारा नेगेटिव वर्क डन हो गया। आगे बात समझ में। चलो अब बेटा हम बात करते हैं दूसरे की। ये क्या है बेटा, हमारा क्या समझ में आ रहा है, ये हमारा जब नेगेटिव हो गया तो सीधी सी बात है, ये कैसा है, हमारा पॉजिटिव वर्क डन हो गया, पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, या वर्क, ठीक है, सकारात्मक, सकारात्मक। आई बात समझ में बेटा? अब देखो भाई, यहाँ तो हमारा थीटा क्या था, ग्रेटर देन 90। ठीक है, या तो अगर क्वेश्चन देखो ऐसा भी अगर कभी घुमा करके आ जाता है कि थीटा की वैल्यू 90 से ऊपर है, तो कैसा हमारा कार्य होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अब अगर बेटा मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको उल्टा कर लो, मतलब इसके केस में क्या होगा, थीटा हमेशा 90 डिग्री से क्या होगा, कम। आई बात समझ में? थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री से कम, मतलब क्या हो गया बेटा कि जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा। बात क्लियर हुई? मतलब अगर यहाँ पे थीटा अगर ग्रेटर जो है थीटा 90 से कम, थीटा 90 से कम, आप देखो जितनी भी वैल्यूज़ हैं क्या है, वर्क हमारा बड़ा आ रहा है ना। अब जैसे यहाँ पे चलो अब एक मैं एग्जांपल आप लोगों को देख देती हूँ कि यहाँ के एग्जांपल के लिए मैंने क्या बताया था, फोर्स मान लो कि 10 न्यूटन हो गया। आगे बात समझ में? ठीक है, थीटा की वैल्यू डिस्टेंस आपका हो जाएगा, सपोज करो 10 न्यूटन, ये भी ले लो। थीटा की वैल्यू बेटा हो जाएगी 180 डिग्री। अब इसका निकालो, इसका निकालोगे तो 10 डिस्टेंस 10 और कॉस 180 डिग्री, मतलब 10 × 10 -1, मतलब कितना हो जाएगा, -100 जूल। आगे बात समझ में? ये हमारा वर्क डन आ गया। बात समझ में आई? देखो क्या आ गया, माइनस। अब यहीं पे इसी सेम क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करती हूँ कि फोर्स हमारा 10 न्यूटन दे रखा है, डिस्टेंस हमारा कितना दे रखा है, 10 न्यूटन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे थीटा बेटा आप जो है कि कर लो, मान लो 60 डिग्री ही कर लो। ठीक है, 60 डिग्री। अब इसका निकालो बेटा, इसका इसी फॉर्मूले को यूज़ करके निकालोगे तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, FS cos थीटा। आई बात समझ में? F की वैल्यू 10, डिस्टेंस आपके 10 × cos 60, cos 60 की वैल्यू फटाक से देखो क्या है भाई, 1/2, 1/2, मतलब 2 5 10, मतलब यहाँ पे वर्क कितना हो गया बेटा, 50 जूल। अब देखो बात क्लियर हुई? अब दोनों में डिफरेंस मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया कि पॉजिटिव वर्क डन का क्या मतलब हो गया और नेगेटिव वर्क डन। यहाँ पे देखो माइनस के साथ जो है कि वैल्यू आ गई, अगर 90 बढ़ी है, ठीक है, तो वर्क डन हमेशा 0 से कम होगा, -100 तो 0 से कम ही होगा ना। ठीक है, अब इसी जगह पे अगर मैं पॉजिटिव वर्क डन की बात करती हूँ बच्चे, हमने वैल्यूज़ देखो यहाँ पे पुट कर दी और यहाँ पे 50 न्यूटन क्या आया है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब समझ रहे हैं कि 0 से बड़ी वैल्यू आ गई। तो अगर आपको कभी दे दे क्वेश्चन में कि अगर 9 जो थीटा है वो 90 से कम है तो वर्क डन हमारा कैसा होगा, अरे भाई पॉजिटिव होगा। कैसे? देखो यहाँ पे आगे बात समझ में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट था। अब बेटा जो हमारा तीसरा लास्ट और सबसे बढ़िया वाला कंसेप्ट है, जीरो वर्क डन। जीरो वर्क, देखो भाई जीरो वर्क भी होता है, शून्य कार्य। शून्य कार्य क्या होता है, जब हमारा एंगल क्या दे रखा हो बेटा, इसके बारे में अभी तो हम लोगों ने भी पढ़ लिया कि जब थीटा आपका 90 डिग्री दे रखा हो तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि वर्क डन 0 हो जाता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे भी एक
ले लो भाई, ये भी 10 न्यूटन ही है, ठीक है। डिस्टेंस भी 10 न्यूटन, जब 2 में 10 मीटर पढ़ा, इसमें भी पढ़ लो भाई, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा। थीटा यहाँ पे बेटा हमारा क्या है, एग्जैक्ट 90 डिग्री। आगे बात समझ में, एग्जैक्ट 90 डिग्री। अब निकालो भाई हमारा जो हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, है ना। वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू हो गई 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर इंटू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 0, मतलब क्या हो गया भाई, 0 जूल। मतलब वर्क डन हमारा क्या हो गया, 0 जूल हो गया। किसी को अगर डाउट हो तो मेरे को बता दो, किसी बच्चे को इसमें अगर कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मेरे को बताओ भाई। यहाँ पे वर्क डन 0 जूल आ गया, यहाँ पे 50 जूल, ये देखो -10 जूल। इन तीनों का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया बेटा कि पॉजिटिव क्या हो गया, नेगेटिव क्या हो गया। देखो भाई यहाँ पे न्यूमेरिकल से ज़्यादा ये है कि आप कंसेप्ट को समझो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा दे देता है, कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, जैसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारा जो थीटा है, जो हमारा एंगल है बेटा वो कितना है, 90 से ग्रेटर है, तो वर्क डन कैसा होगा। अरे भाई 90 से ग्रेटर अगर थीटा है तो वर्क डन हमारा 0 से कम आएगा, जाहिर सी बात है नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा ये देखो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझा दिया, ठीक। अब बात करती हूँ अगर पॉजिटिव वर्क डन की, तो पॉजिटिव वर्क डन की कंडीशन आप खुद बनाओ। क्यों भाई उन लोगों के कंसेप्ट से चलना, खुद सोचो ना। वर्क डन का मतलब क्या हुआ, वर्क डन का मतलब हुआ कि वर्क हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। आगे बात समझ में, जब हमारा वर्क 0 से बड़ा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो थीटा है, थीटा की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू हमारी जो है 90 से कम होगी, तभी तो हमारा वर्क डन ज़्यादा आएगा ना। आगे बात समझ में, यहाँ से ये वैल्यू से भी आप समझ लो, ठीक है। अब अगर cos 90 दे रखा है तो cos 90 की तो वैल्यू ही 0 होती है, काम तमाम, काम ही हमारा सब शून्य हो गया, ठीक है। तो आई होप बेटा ये तीनों जो टाइप्स है आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, इसका कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, और कार्य जो है टाइप्स हैं, हमारे जो वर्क के टाइप्स है, कार्य के जो टाइप्स है वो भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कितने टाइप्स का होता है, कैसे होता है। अब या तो न्यूमेरिकल दे दे या तो कंसेप्ट दे दे, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग वर्क डन के टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोग गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए इसको फटाक से नोट कर लीजिए बच्चे, तो उसके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। वर्क में ही कुछ चीज़ें आगे देखिए क्या पढ़ते हैं कि मतलब जो सिचुएशन होती हैं, जो हमारा सिचुएशन होता है वो हमारे वर्क के टाइप्स को किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। मतलब कब हमारा जो है कि वर्क डन जो है, जो उसका साइन ही चेंज हो जाता है ना। जैसे देखो भैया यहाँ पे कैसे चेंज हो गया, वर्क डन यहाँ नेगेटिव हो गया, माइनस में आ गया, यहाँ वर्क डन पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे वर्क डन हमारा 0 ही हो गया, है ना। चलिए तो अगर इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये तो हम लोगों ने न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे लाइफ में होता है, जो लाइव हमारी एग्जाम्पल्स है, उसके थ्रू हम लोग और आगे इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए अगर बच्चों आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, वर्क समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ठीक है। और बच्चों देखिए जो फिज़िक्स है, इसको मैंने आप लोगों को बताया कि ये रटने वाली चीज़ ही नहीं है, और जिन्होंने आज तक रटा है उसको आज के बाद से रटना ही नहीं पड़ेगा। जो भी इस चैप्टर को, मेरी वीडियो को पूरी अच्छे तरीके से प्रॉपरली देख लेगा बच्चों, उसको अब इसके बाद वर्क दोबारा पढ़ना ही नहीं है कभी लाइफ में, ठीक है। उसको अपने आप ही, क्योंकि बच्चे देखो हमेशा कंसेप्ट पे अपना ध्यान लगाया करो। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो फिर फिजिक्स बड़ी आसान हो जाती है, और जिन जिन को भी फिजिक्स का फोबिया है वो भी दूर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए तब तक आप मेरे को बताइए भाई कि जो वर्क होता है हमारा, वर्क होता है तो वर्क हमारा पॉजिटिव कब होगा। कुछ एग्जाम्पल, कुछ चीज़ें दिमाग में बन रही हैं। अब तो हमने ये भी पढ़ लिया कि किस कंडीशन में वर्क पॉजिटिव होता है ना। तो चलिए मुझे आप लोग इसके एग्जाम्पल्स करते रहिए कमेंट बॉक्स में कि जो हमारा पॉजिटिव वर्क डन है वो हम अपनी लाइफ में लाइव अगर सोचें तो कब होता है, वो कंडीशन मुझे आप लोग बताइए भाई कमेंट बॉक्स में। उस कंडीशन के बारे में मुझे बताइए कि क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक मैंने क्या बताया भाई कि किस तरीके से जो सिचुएशंस होती हैं हमारे वर्क जो होता है उसको इफ़ेक्ट करती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो सब लोग डालिए सिचुएशन दैट अफेक्ट द situation that affect the sign of work।
आई बात समझ में? ठीक है, मतलब वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे जो साइन होता है ना, मतलब सिंबल है ना, हमारे कार्य की जो है कि सिंबल को किस तरीके से इफेक्ट करती है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने अभी वर्क डन के बारे में तो फिलहाल पढ़ ही लिया कि वर्क कितने टाइप्स को होते हैं। ठीक है, जब वो सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं आप लोगों को, तो मुझे आप अपने लाइफ का एग्जांपल दीजिए कि अब अगर फिजिक्स समझ आ गई है कि भाई वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर लिख करके दीजिए कि कब अपने लाइफ में आप ये चीज़ अब फील करेंगे कि भाई हमारा वर्क जो है वो पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, तो हमारा जो है पॉजिटिव वर्क, हमने क्या पढ़ा? पॉजिटिव वर्क। ठीक है, अच्छा बताइए पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या हुआ, या फिर यूं कह ले कि सकारात्मक कार्य, इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप इस मतलब से अगर इसकी लाइफ के बारे में, मतलब बिल्कुल हम जैसा अपने लाइफ में मैंने कहा ना फिजिक्स को रिलेट कीजिए, आसान हो जाएगी फिजिक्स। तो देखो भाई क्या है पॉजिटिव वर्क का मतलब, समझ रहे हैं क्या है? पॉजिटिव वर्क का मतलब ये है कि बच्चे देखो, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, अब तुमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, सपोज करो 10 न्यूटन। ठीक, फोर्स क्या लगाया? इस डायरेक्शन में लगाया। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हुई? उसी डायरेक्शन में हो गई। डिस्प्लेसमेंट जो आपके डिस्टेंस हुई, दूरी तय की, वो भी उसी टाइप की कर ली। ये भाई बॉक्स है, ठीक है, डिस्टेंस भी आपका क्या हो गया बच्चा? जब आपने फोर्स लगाया बॉक्स पे, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में बॉक्स मूव कर गई। मतलब अगर आपने इस तरीके से राइट साइड लगाया तो बॉक्स भी राइट साइड ही मूव कर गई। तो इसका मतलब क्या हो गया? वर्क हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। हमने जैसा चाहा वैसा हो गया, है ना। हम चाहते थे कि बॉक्स आगे जाए, इसीलिए हमने उस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, बॉक्स आगे चली भी गई, काम हो गया, पॉजिटिव वर्क हो गया। मतलब आप क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं ना कि बेटा देखो क्या होता है कि जो हमारा फोर्स होता है, जब हमारा फोर्स किसको ओबे करे, हमारा फोर्स जो हो जाए बच्चे वो किस डायरेक्शन में हो? मोशन वाले डायरेक्शन में, है ना। मतलब जो हमारा फोर्स है, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारा बल होता है बेटा, बल क्या करता है? बल हमारा क्या हो जाएगा? बल जो है हमारे जो ऑब्जेक्ट है ना, वस्तु के दिशा में, वस्तु के गति के दिशा में, वस्तु का जो गति होती है उसी के दिशा में, वस्तु के गति के दिशा में, है ना। बात समझ में आई कि मतलब क्या हो गया कि देखो अभी अगर इस तरीके के कंसेप्ट से आप लोगों को क्वेश्चन दे दे कि भाई जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जो है कि नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो उसी डायरेक्शन में अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो गया तो हम क्या कह देंगे? भाई ये तो पॉजिटिव वर्क हो गया, है ना। मतलब जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर गया, मोशन हो गई। आ गई बात समझ में। अब देखो भाई दूसरे की किसकी बात करते हैं? हमारा नेगेटिव। अब आप लोग मुझे बताइए कि जो नेगेटिव हो गया उसका क्या मतलब हुआ? नेगेटिव जो हमारा वर्क हो गया भाई, नकारात्मक वर्क हो गया, नकारात्मक हमारा जो कार्य हो गया बच्चे, उसके बारे में बताइए। उसके केस में क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं, उसमें क्या होगा मैम? वो अपोज करेगा, उल्टा चलेगा। मतलब अगर मैंने फोर्स जो है कि इस डायरेक्शन में लगा दिया, ठीक है, 10 न्यूटन सपोज करो, तो हमारे डिस्प्लेसमेंट भी उल्टे दिशा में हो गई, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? उल्टे दिशा में हो गई। आई बात समझ में, है ना। मतलब क्या कह सकती हूँ कि फोर्स अपोजेस मोशन, सीधी सी बात है भाई, है कि नहीं है। मतलब जो हमारा फोर्स होता है, जो हम बल लगाते हैं, वो क्या करेगा? जो हमारा वेग है या फिर ये कह लो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको क्या करेगा? अपोज करेगा, रोकेगा, है ना। तो या तो इसको सिंपल सी भाषा में ये समझ लो कि बल के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में गति। आई बात समझ में, ठीक है।
सबको क्लियर हो गया कि मतलब बल भाई दूसरे दिशा में लगे और गति जो है दूसरे दिशा में हो जाए तो हम क्या कह देंगे कि काम नेगेटिव हो गया, सीधी सी बात है। आगे बात समझ में। हमने इससे पहले किस तरीके से पढ़ा, न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू पढ़ा। अब हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं भाई कि हमारी सिचुएशनल जो होती है, जो हमारी सिचुएशंस होती हैं वो कैसे अफेक्ट करती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं जीरो की। जीरो के बारे में तो बच्चे हम लोगों ने काफ़ी कुछ, देखिए जीरो जो है बेटा ना, जीरो हमारा वर्क डन दो समय पे होता है, हम लोगों ने पढ़ भी लिया है। क्या मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि मैंने दो ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है बेटा जिसमें हमारा वर्क डन जीरो होता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए ताकि मैं भी तो देखूँ कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। देखिए बेटा, जब जीरो वर्क डन होता था, जब हमने जीरो वर्क, ठीक है, मतलब शून्यकार की बात की थी, शून्यकार की बेटा जब हम लोगों ने बात करी थी, मैंने एक कंडीशन क्या बताई थी कि जब हमारा थीटा, हमारा एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री, तब क्या हो जाएगा, कार्य हमारा जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि 0 डिग्री जो 90 डिग्री होती है उसकी वैल्यू है जीरो। क्लियर हो गया। लेकिन एक कंडीशन और बताई थी, क्या बताई थी कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाए तब भी तो हमारा कार्य जीरो हुआ ना। ठीक है, चलिए, तो यही कंडीशन यहाँ पे हमारी दो कंडीशन होती हैं। पहला, जैसे सपोज करो भाई यहाँ पे एक है हमारा वॉल, ठीक है, ये आपके घर का वॉल है ना, दीवार है, ठीक है, दीवार है। राम भाई, ये है राम, इनको क्या है, चलो राम को ऐसे बना देते हैं, है ना। अब राम क्या कर रहे हैं भाई, इस दीवार पे जो है कि खूब फोर्स लगा रहे हैं। पहले इन्होंने फोर्स लगाया भाई 10 न्यूटन, दीवार खिसकी नहीं। फिर इन्होंने फोर्स लगाया भाई 50 न्यूटन, दीवार खिसकी नहीं। फिर इन्होंने जो है कि फोर्स लगाया 100 न्यूटन, फिर भी दीवार खिसकी नहीं। ले भाई, है ना, डिस्प्लेसमेंट कुछ हुई ही नहीं। फिजिक्स ने क्या कह दिया, इसने बेचारे ने पूरा दिन लगा दिया दीवार खिसकाने में, फोर्स पे फोर्स बढ़ाया गया, लेकिन हमारा जो है कि दीवार तो हिली ही नहीं। तो फिजिक्स ने क्या कह दिया, अब ये भाई पसीने से बिल्कुल तर, अब जो 4 घंटे दीवार पे फोर्स लगाएगा और फोर्स उसकी बढ़ती जा रही है भाई, उसको पसीने तो आएंगे ही, बंदा थक तो जाएगा ही ना, उसकी एनर्जी तो लॉस्ट होएगी ही ना। लेकिन फिर भी फिजिक्स क्या कहती है, तुम कोई काम किए ही नहीं, है ना। लो भाई, अब बताओ कितना दुख लगेगा जो इतने घंटे तक दीवार को धक्का दिए जा रहा है, खुद थक गया बेचारा, बीमार पड़ गया, लेकिन फिजिक्स ने उसको क्या कह दिया, भाई तुम कुछ काम नहीं किए, बेकार हो तुम, है ना। तो मतलब ये कंडीशन क्या हो गई कि जब आप दीवार पे धक्का लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही है, तो आप जीरो, कोई काम नहीं। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। आया समझ में? मतलब या तो यू कह ले कि ऑब्जेक्ट नॉट इन मोशन, ऑब्जेक्ट नॉट इन मोशन, ऑब्जेक्ट नॉट इन मोशन, मतलब जो हमारा वस्तु है वो गति ही ना करे, गति ही ना करे। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? एक बेटा ये कंडीशन हो गई, है ना, वर्क हमारे जीरो होने की। दूसरी कंडीशन भाई थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री। ये इस पे तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से बातचीत कर ली है कि थीटा 90 डिग्री का क्या मतलब हो गया। जब हमारा थीटा 90 डिग्री हो जाए, मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया बेटा, थीटा 90 डिग्री का मतलब, अगर मैं लाइव एग्जांपल आप लोगों को दूं तो क्या होता है, कूली। आई बात समझ में? कुली को आपने देखा है, कुली क्या करता है, सामान अपने सर पे लेता है और इसकी जो मूवमेंट होती है इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट होती है। मतलब क्या होता है, एक तरीके से 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। इमेजिन कीजिए, कुली को देखिए, सब लोग भाई प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन सब जगह गए होंगे और कुछ लोगों ने तो अपने सामान भी कुली लोगों से जो है कि रखवाया होगा। तब मेरे को आप बताओ भाई कि उस कंडीशन में वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। इमेजिन किया आप लोगों ने कि कुली ने अपना सामान उठाया, अपने सर पे रखा, हाथ को ऊपर रखा और मूवमेंट जो है इस तरीके से होती है। कभी इस चीज़ को नोटिस करो आप भाई कि ऐसे ही तो होता है। ये सपोज करो कुली का हेड है, फोर्स इस तरीके से लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसकी इस तरीके से होती है ना। इस तरीके से तो कितना हो रहा है भाई, स्ट्रेट 90 डिग्री बन रहा है। और जब ये 90 डिग्री बन रहा है तो मैंने क्या कहा भाई, 90
डिग्री की वैल्यू एफ जी कॉस थीटा में रख दो, जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि 90 की डिग्री ही जीरो हो गई। जब 90 की डिग्री जीरो तो हमारा क्या हो गया, वर्क डन जीरो। मतलब कुली चाहे 15 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, 10 दिन लगातार काम करता रहेगा, फिजिक्स उसको कहेगी तुम निकम्मे ही हो, तुमने कोई काम नहीं किया, तुम जीरो ही काम किए हो। आई बात समझ में? ठीक है। अब ऐसा भाई ऐसा मत सोच लेना कि आप लोग भी प्लेटफॉर्म पे जाओ हैं और इसके बाद जो है कूली से अपना सामान वामान रखवाओ और फिर उसको बोलोगे भाई तुमने कोई काम नहीं किया, हमारी फिजिक्स कहती है तुम जीरो काम किए हो, पैसा न दो। ऐसा ना करना, ये अत्याचार हुआ। ठीक है, ये फिजिक्स की बात हुई, लेकिन उसको भाई वो मेहनत किया है, वो काम किया है ना, तो उसको पैसे दे देना है, उसको फिजिक्स के लॉजिक नहीं समझाना। ठीक है, ये फिजिक्स की बातें फिजिक्स में ही रहने दो कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो होता है कि 90 डिग्री जब हो गई, ठीक है, तो हमारा वर्क डन जीरो हो गया। ये मैंने आप लोगों को लाइव एग्जाम्पल दिया है ना। आप लोग उसको पैसा ना दे करके कहीं ऐसा ना कह देना अंजलि मैडम की क्लास में पढ़े थे, कूली तो कोई काम ही नहीं करता है ना, तो भाई ये गलत हो जाएगा। ठीक, चलो, तो ये चीज़ें हम लोगों ने कंसेप्ट पूरी समझ ली भाई कि हमारा वर्क डन जो हो गया कितने प्रकार का हो गया, सिचुएशन कौन कौन सी है। लाइव में हम लोगों ने जो अपने लाइफ के जो है कि रेगुलर चीज़ें जो देखते हैं फिजिक्स को वैसे रिलेट करके पढ़ लिया। अब मेरे को बताओ भाई, वर्क डन से कोई क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा क्या? ऐसा है कि आप लोग नहीं समझ पाओगे? मैंने तो आप लोगों को न्यूमेरिकली भी समझा दिया, कंसेप्ट भी समझा दिया। अब बताओ किसी बच्चे को ऐसा डाउट है जिसको वर्क के बारे में कुछ नहीं पता, मतलब कोई एक छोटा सा भी डाउट हो? अब बच्चों एक और बात आप लोगों को बताऊं, क्यों अगर वर्क से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है फिजिक्स का, इससे बाहर कहीं आएगा ही नहीं। या तो वो कंसेप्ट होगा या तो वो न्यूमेरिकल होगा, इससे अलग कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के फिजिक्स में आना ही नहीं है। आगे बात सबको समझ में। बाकी ये रिवीजन के लिए छोटी सी चीज़ देखो भाई, मेजरमेंट भी मैंने आप लोगों को यहीं थोड़ा पढ़ा दिया। इसीलिए कह रही हूँ कि जब आप फिजिक्स में आगे बढ़ते जाओगे चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होंगी। तो जो लोग नए होंगे, जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है, तो उससे पहले आप प्रीवियस वीडियो को देख करके अपने कंसेप्ट को ज़रा मजबूत करके आइए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है समझने में। ठीक है बच्चे? ठीक है, तो इस तरीके से मैं हर रोज़ इसको रिपीट करती रहूँगी, तब तो मैं आप लोगों के पिछले चैप्टर पे ही रह जाऊँगी, तो आगे क्या पढ़ोगे। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। तो ये पूरी बात थी बेटा आपके वर्क की, आपके कार्य की, कि कार्य की कंडीशन क्या है, किस तरीके से। इससे बाहर क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं आता है। आ गई बात समझ में? चलिए, अब अगर इससे बात करें कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अगर छोटे मोटे में अगर क्वेश्चंस की बात करूं, और चलिए भाई मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी देती हूं, आज के वीडियो से ही दूंगी, ये पूरा तय है। ठीक है, क्योंकि वर्क जितना मैंने पढ़ाया है यही एक्चुअली में एग्जाम का पैटर्न ही है। कहीं पे क्वेश्चन आपके कंसेप्ट से बनेगा, कहीं पे क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल से बनेगा। चलो, अगर मैं थोड़े से क्वेश्चन की बात करूँ बच्चे, तो पहला क्वेश्चन जैसे सपोज कीजिए कि आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें ये बताइए कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं। बताओ भाई, जो लोग तो पहली क्लास से जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, वो तो फटाफट, अब तो हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है कि कमेंट बॉक्स में आंसर आ गया होगा। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट क्या होता है। 1 जूल की जो वैल्यू होती है, 1 जूल इक्वल टू कितने अर्घ होता है भाई? चलो आंसर करते रहिए भाई। आंसर देखो बच्चों, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो आपको भी फिजिक्स पढ़ने में अच्छा लगेगा, हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा कि भाई बच्चे समझ रहे हैं, है ना। ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये हुई बच्चे कि फिजिक्स रटने वाली चीज़ ही नहीं है, ये तो लाइफ से जुड़ी चीज़ें हैं जिनको हमें लाइफ की तरीके से ही तो पढ़ना है। इसकी तो हमें नॉलेज होनी चाहिए ना। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि पॉलिटी हमारे लाइफ से जुड़ी हुई है, हमें अपने लॉज, अपने रूल्स पता होना चाहिए। तो फिजिक्स भी तो वही चीज़ है भाई, है ना। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको फिजिक्स का फोबिया होगा, खास करके जो मैथ्स और बायो बैकग्राउंड से नहीं होंगे। हालांकि बायो वालों को भी डर लगता है, क्योंकि काफ़ी कम पोर्शन फिजिक्स टाइम पढ़ते हैं, वो तो बायो के हैं, लेकिन अब किसी को डर नहीं लगेगा। चलिए पहले क्वेश्चन की बेटा मैं बात करूँ तो बताइए कि 1 जूल में कितना अर्घ होता है। ये रिवीजन क्वेश्चन है भाई, फटाफट आंसर दो। 10⁻³ 10⁻5 10⁻7 और डी 10⁻⁻7। फटाफट आंसर करो भाई। क्वेश्चन नंबर 2। अब मुझे बताइए कि हमारी जो है वर्क की यूनिट ऑफ वर्क, इसको ऐसे लिख लीजिए भाई, है ना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरीके से लिखा जाए। यूनिट ऑफ
वर्क इन CGS, किस में है? CGS, ठीक है। चलिए ऑप्शंस, जूल, दूसरा अर्ग, तीसरा बोथ, A एंड B, और चौथा जो है नन ऑफ डी है, भी है भाई, है ना। मतलब इसमें से नहीं भी आंसर हो सकता है, तो आंसर सोच समझ के दीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर मैं थर्ड की बात करूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डायमेंशन ऑफ वर्क क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए भाई। डायमेंशन ऑफ वर्क M1 L2 T-2 B L T-1, ठीक है। सी की बात करें तो M0 L2 L1 T-2, ठीक है। और चौथा, इसमें से भी ऐसा हो सकता है कि इसमें से कोई वर्क का डायमेंशन हो ही नहीं। चलो भाई, ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन के आंसर्स फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग करिए। ये देखो सारी चीज़ें जो आज आप लोगों ने पढ़ा है, सिर्फ मैं उसी का रिवीजन करा रही हूँ कि अभी तक इतनी देर तक पढ़े हुए मैं कहीं भूल तो नहीं गए, है ना। तो आप मुझे ये आंसर करके बता दो कि मैम भूले नहीं है, हमें सब याद है, जो पढ़ा रही हैं वो सब समझ में भी आ रहा है ना। और अपने दोस्तों को भी हम शेयर करेंगे ताकि उनको फिजिक्स थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए भाई, तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं बेटा? तो 10⁻³ होता है क्या? ऐसा ही होता है? नहीं, जिन्होंने ये किया है वो बिल्कुल गलत है। दूसरा भी 10⁵ है क्या? हाँ, लग तो रहा है। अरे नहीं भाई, ये भी नहीं है ना। 10⁻7 है क्या? पता नहीं। 10⁻⁻7 है। हाँ देखो, जो गधे होंगे जिनको कुछ आता ही नहीं होगा, जो बच्चे जानते ही नहीं होंगे, वो तो तुक्का भिड़ाएंगे 1 2 3 4 वाला, है ना, 10 20 30 40 वाला। जो बच्चे थोड़े से पढ़े होंगे, समझदार होगा, तो वो क्या कहेगा कि नहीं ये दो तो बिल्कुल नहीं है। 10⁻7 और 10⁻⁷, इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन है ना। तो अब क्या हो जाएगा बच्चे कि अब यहाँ पे भी जो बच्चा सबसे समझदार होगा, जो ध्यान से वीडियो को देखा होगा, पढ़ा होगा, वो कहेगा कि मैम -7 थोड़ी होता है, बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखा है। आंसर तो 10⁻7 ही होता है, माइनस नहीं होता है। एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए देगा आप लोगों को, और आप गलत करके भी आ जाना, ठीक है। लेकिन अब मत गलत करना भाई। अब तो मैंने आपको गलत तरीके से भी बता दिया और सही तरीके से भी बता दिया। चलो अब मैं बात करूं यूनिट ऑफ वर्क इन CGS। लो भाई, ये मज़ेदार क्वेश्चन, जिसने भी थोड़ा सा अपनी गर्दन इधर से उधर पढ़ाते समय घुमाई होगी, वो इस आंसर को भी घुमा ही देगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही घुमाने के लिए क्वेश्चन देता है। हालांकि मैंने कुछ ज़्यादा ही घुमा दिया, है ना। ये क्या हो गया भाई, जो यूनिट ऑफ वर्क है, जूल भी होती है, वर्क भी होती है। लो, इसमें हमने रिलेशन भी निकाल लिया। तो क्या ये दोनों होती है? हाँ, ये दोनों होती है ना। अरे नहीं भाई, इसने आंसर क्या पूछा है आपसे? CGS पूछा है। इसने ये थोड़ी पूछा है कि वर्क का बताइए कि यूनिट क्या होती है। हाँ, वर्क की यूनिट पूछता, अगर CGS ना देता तब आप बोथ लगा देते, आंसर सही, कोई गलती नहीं। लेकिन अगर इसने दिया ही नहीं है, इसने पूछा आपसे क्या भाई, मेरे को CGS में चाहिए। CGS MKS FPS हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो लोगों ने नहीं पढ़ा है बेटा, वो प्रीवियस वीडियो को एक बार देख के आइए, कंसेप्ट क्लियर करके, ठीक है। अब CGS में, तो CGS में इसका आंसर हो गया बेटा आपका, क्या हो जाएगा, अर्ग। जूल नहीं होगा, गलती से 2 मत लगा के आ जाना, नंबर तो आपके जाएंगे ही जाएंगे। आई बात समझ में? ये CGS को बड़े ध्यान से याद रख लेना, ठीक है। CGS में क्या हो जाएगा, तो अर्ग हो जाएगा। हाँ, अगर MKS में पूछे, यहाँ पे CGS की जगह MKS होता तो आपका ये आंसर सही हो जाता, ठीक। या फिर एक क्वेश्चन और होता कि यूनिट ऑफ वर्क दे देता और उसमें A और B दे दे, तब आप आंसर इसका ये लगा देते। तो आंसर इसका ना तो A है, ठीक है, ना ही इसका आंसर ये है, ना ही आंसर इसका बोथ है। इस क्वेश्चन का, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसका आंसर बेटा क्या हो गया है, जूल है, ठीक है। बात समझ में आई? चलो अब हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ वर्क की। डायमेंशंस, ओके, यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है, बच्चों ने चीटिंग कर ली होगी। चलो कोई बात नहीं, अब चीटिंग करके तो पता चल ही गया होगा कि आंसर इसका यही है ना। लेकिन भाई इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। देखो मैंने इसमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, जो है कि फोर्स, है ना, हर किसी की निकाल के आप लोगों को दिखा दी है। अब अगर मैं कंसेप्ट के क्वेश्चन की बात करूं कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे होते हैं,
तो फटाफट आप लोग मेरे को आंसर करो। देखो भाई कमेंट बॉक्स में आंसर्स करते रहोगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि बच्चे भाई पढ़ने में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, है ना। चलो भाई क्वेश्चन दे रखा है कि फोर्स हमें दे रखा है 30 न्यूटन, ठीक है। डिस्टेंस हमारी जो दे रखी है 20 न्यूटन। आई बात समझ में। और हमारा जो एंगल दे रखा है बेटा थीटा दे रखा है वो क्या दे रखा है 90 डिग्री। तो हमें ये बताइए कि वर्क कितना किया। वर्क हमारा कार्य कितना हो गया भाई, फटाफट आंसर करो, आंसर करो। क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए। बड़ी प्रैक्टिस हो गई और इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल बेटा फिजिक्स के इस टॉपिक से कहीं आएगा भी नहीं, क्योंकि इससे ये फिजिक्स है, मैथ्स तो है नहीं, है ना, कि बहुत अंदर से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चंस आप लोगों के बाहर से ही आएंगे, ठीक है, मतलब छोटे छोटे से इस तरीके से, है ना। मतलब बस वैल्यूज पुट करनी होगी और कंसेप्ट क्लियर है तो बस बात ही खत्म। जिसका कंसेप्ट क्लियर है भाई वो तो क्वेश्चन सॉल्व ही करेगा ही नहीं, आंसर दे देगा मेरे को तुरंत फटाफट। चलिए आंसर क्या हो गया 0 न्यूटन। क्या है वर्क डन है जूल, ठीक है 0 जूल। दूसरा हो जाएगा 3√3 जूल। तीसरा ऑप्शन बेटा आप लोग कर लो 100 जूल। चौथा इनमें से कोई आंसर नहीं है। मे बी भाई क्वेश्चन मैंने वैल्यूज़ खुद से दी हैं और जब मैंने वैल्यूज़ खुद से दी हैं तो हो सकता है कि इसमें से कोई वैल्यू होगी ही नहीं, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो फटाफट इसको भाई आंसर बता दो। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड का है। जितने लोगों ने फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दिया है तो मतलब उनको कंसेप्ट समझ ही नहीं आया है। अरे भाई एक बात बताओ, थीटा हमारा 90 डिग्री है मेरे बच्चों। ये बताओ भाई वर्क डन क्या होता है, FS cos थीटा, यही होता है वैल्यू। फोर्स की तुमने रखी होगी भाई 30 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का रखा होगा 20 न्यूटन। कॉस थीटा कॉस 90 है बच्चे। ये बताओ कॉस 90 की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 है। हमने पहले भी पढ़ा कि जब भी 90 डिग्री दिया हो भैया वर्क डन वहाँ 0 कर दो, है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे 0 और 0 से जब पूरा मल्टीप्लाई तो इसकी तो कहानी ख़त्म हो गई ना, बर्बाद हो गया भाई कार्य, है ना, ये कार्य ही ख़त्म। यहाँ पे 0 जूल आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो जो बच्चे जिनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा होगा, जो कंसेप्ट समझे ही नहीं होंगे, तो वो क्या करेंगे, न्यूमेरिकल से सॉल्व करोगे तब भी आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, है ना, तब भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो देखो आप चाहे ऐसे करो चाहे वैसे, है ना, चाहे कंसेप्ट से करो चाहे न्यूमेरिकल से करो, क्वेश्चन आपका गलत होएगा ही नहीं। आगे बात समझ में। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि एग्जाम में आप अपना टाइम को सेव करो, ठीक है। अब सेव करने का मतलब ये है कि इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। जिनको कंसेप्ट नहीं समझ आया बच्चे ऐसे करेंगे, भाई कर लो कोई बात नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्या हो कि क्वेश्चन गलत नहीं हो। अब जिनको भाई ये था कंसेप्ट, जिनका क्लियर है कि मैम 50 बार तो आप बता चुकी हैं शून्य वर्क 0 वर्क भी होता है। कब होता है, 2 कंडीशन, जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तब भी कार्य 0, 90 डिग्री थीटा हो जाए तब भी कार्य 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे समझदार होंगे उन्होंने सेकंड भी नहीं लगाया होगा और आंसर कर दिया होगा। ये है बेटा, देखो इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब यहाँ मैंने थीटा को 90 कर दिया, अब मैं यहाँ पे क्या कर देती, थीटा को सपोज करो 30 डिग्री दे देती, डिस्प्लेसमेंट को 0 कर देती। आई बात समझ में, डिस्प्लेसमेंट को क्या कर देती, 0 कर देती, ठीक। फिर आंसर क्या होता, अरे भाई फिर भी आंसर 0 हो जाता है ना, क्योंकि डिस्प्ले, अब कंसेप्ट पे चले जाओ, जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई है, डिस्टेंस कुछ चला ही नहीं, दूरी तय ही नहीं की, काम होगा नहीं होगा, वर्क होगा बिल्कुल नहीं होगा। यही तो हमने डेफिनेशन पढ़ा था, कार्य की डेफिनेशन ही यही है। अब बताओ भाई वर्क से ऐसा कोई भी चीज़ जो बाहर हो, कुछ बाहर नहीं आएगा। यही पूरा वर्क की कहानी थी, यही पूरी जो है कि बच्चों आप लोगों की कहानी थी पूरे काम की, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया भाई जो हमारा कार्य है, जो हमारा वर्क है वो क्या है, ठीक है बच्चे। तो वर्क से बाहर इससे कोई भी कंसेप्ट, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के आने ही नहीं है। चाहे डायमेंशन हो, जूल और अर्ग में रिलेशनशिप हम लोगों ने पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, कितने प्रकार के हमारे कार्य होते हैं हम लोगों ने ये भी पढ़ा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर हम बच्चों फिनिश करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे आगे इसमें एनर्जी और पावर को बेटा हम लोग जो है कि अगले चैप्टर में पढ़ते हैं, शक्ति को, ठीक है। जब अगली वीडियो करेंगे उसमें हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे कार्य को ही समझ लिए, कार्य। अब आगे बच्चों हम लोग बात करेंगे एनर्जी की, पावर की,
आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो एनर्जी और पावर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कार्य को यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी अगेन बच्चों मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जिन बच्चों ने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ देख करके आप लोग अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए आगे बात समझ में, ताकि आगे समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। और बाकी समझ में आ रहा है, मैम का पढ़ाया हुआ आपको क्लियर हो रहा है, फिजिक्स आसान होती जा रही है बच्चों। तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू।